हेलो गाइस, मैं हूं अनिक और आप देख रहे हैं विराट एक यूट्यूब चैनल। वेलकम दोस्तों। आज एक को नए वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है आज का भी। दोस्तों, अगर इसमें रेट से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो इसमें से हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो उसी की बेस पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आए हैं। आप इसको विधिवत तरीके से पढ़ लोगे, सुन लोगे, समझ लोगे तो आपका प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है, आज हम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत लेके आए हैं, जिसके सिद्धांत के जो जनक हैं, जिन्होंने प्रतिपादित किया है, वो उनका नाम है एरिक्सन। एरिक एरिक्सन दोस्तों। तो दोस्तों देखो, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है एरिक एरिक्सन ने दिया था। ये बात आप नोट कर लेना, इसको अच्छे से ध्यान कर लेना, क्योंकि यहाँ से अगर कोई प्रश्न आता है तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें देखो कि कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट सी हैं। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही लेके आया हूँ। और यहाँ से कोई भी प्रश्न आता है हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से इस टॉपिक में से कोई भी प्रश्न बनता है, हमारा 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से हमको कन्फर्म करना है। तो किस तरीके से है देखो, मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक जो है एरिक्सन या एरिक्सन है ना, दोनों तरीके से ये नाम है, इनको थोड़ा सा ध्यान कर लेना। अब देखो, एरिक्सन नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। नव फ्रायडवादी है ना, फ्रायड मतलब मनोविश्लेषक जो थे सिगमंड फ्रायड है ना, फ्रायडवादी उनके समर्थक हैं, इसलिए इनको फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो फ्रायड के सिद्धांत थे उनके अनुसार उन्होंने कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण बताई थी, लेकिन इन्होंने एक चीज़ का समर्थन नहीं किया था। सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत था उसमें बताया था एक कामुकता शब्द, उसके ऊपर इन्होंने इस चीज़ को महत्वपूर्ण नहीं माना था और सिगमंड फ्रायड ने इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया था। अब देखो, इस इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत, सामूहिक तथा सांस्कृतिक या सामाजिक विकास को समन्वित किया गया, मतलब शामिल किया गया है, इसको साथ में लेकर बताते हैं ये। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं? व्यक्तिगत, सामूहिक, सांस्कृतिक या सामाजिक विकास को इन्होंने सम्मिलित किया है। इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है ना, मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ से कोई प्रश्न अगर आता है तो मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? एरिक एरिक्सन। और एरिक एरिक्सन ने सिगमंड फ्रायड के समान एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वो किस तरीके से किया था, फिर कौन सा सिद्धांत है ना? तो वो मनोसामाजिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जीवन अवधि का विकास सिद्धांत भी कहा है। इसका दूसरा नाम देखो, जीवन अवधि विकास का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज के जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। इरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध कृति चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में यह स्पष्ट किया था कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं बल्कि एक सामाजिक प्राणी भी है। देखो, सामाजिक प्राणी, सामाजिकता के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया, जिसमें एक एरिक एरिक्सन वैज्ञानिक है, इन्होंने भी बताया है कि मनुष्य केवल जैविक प्राणी ही नहीं, इसके साथ साथ सामाजिक प्राणी भी है ना, मानसिकता के साथ में सामाजिक प्राणी भी है। अब एरिक एरिक्सन ने पूरे सिद्धांत में जीवन अवधि को 8 अवस्थाओं में बांटा है। 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? देखो, हम जल्दी से इनके बारे में बात कर लेते हैं। और इसके लास्ट में एक प्रश्न भी है, वो प्रश्न किस तरीके से बना हुआ है आप देखना, उसको समझना ना। फर्स्ट जो सिद्धांत है, विश्वास बनाम अविश्वास का। अब ये कौन सी अवस्था में होता है, या फिर विश्वास बनाम अविश्वास, या फिर इतनी अवस्थाएं क्यों दी है? तो इन्होंने अपनी जो लाइफ है, मतलब जन्म से लेकर मतलब वृद्धावस्था तक, वहाँ की सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। उन्हीं हमारे जीवन काल को ही इन्होंने 8 भागों में बांटा है। क्योंकि इसका नाम देखो, जीवन अवधि है ना, जीवन अवधि विकास का नाम का सिद्धांत का नाम दिया गया, जीवन अवधि विकास का सिद्धांत। ठीक है, अब उसी के आधार पर हम समझ सकते हैं। अगर प्रश्न कोई आ जाता है कि जीवन अवधि विकास या फिर एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है, तो कितना है? 8। ठीक है, अब क्यों है, कौन कौन से हैं, तो किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो हमको सीधा जीवन अवधि से ही पता चल जाएगा कि हमारा जो जीवन है उसके अनुसार ही इसको 8 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहले विश्वास बनाम अविश्वास की बात करते हैं। तो अविश्वास क्या चीज़ है? तो ये देखो, शेषवावस्था में मतलब जन्म से 18 माह से, है ना, जन्म से 18 माह मतलब जन्म शेषावस्था की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है, बच्चों को अपने माता पिता को देकर उचित स्नेह व प्रेम मिलता है ना, उचित स्नेह व प्रेम मिलता है।
जो उनमें विश्वास का भाव विकसित करता है। जब माता पिता बच्चों को रोते बिगड़ते व चिल्लाते हुए छोड़ जाते हैं तो उनमें अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है। देखो क्या चीज़ बता रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। शिशु अवस्था में क्या होता है, देखो कि छोटा बच्चा होता है तो जब रोता है तो माता पिता अगर जल्दी से उसको पकड़ते हैं या फिर उसको प्यार स्नेह देते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि उसका विश्वास हो जाता है कि हाँ ये मेरा ही पर्सन है, मेरा ही इंसान है, मेरा कोई अपना है। अब जब कोई रोता है बच्चा या फिर उसको छोड़ के जाते हैं, रोता हुआ रह जाता है, वो रोता ही रहता है, तो उसके बाद अगर फिर भी उसको ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, माता पिता उसका ध्यान नहीं देते हैं तो उसका अविश्वास हो जाता है उस व्यक्ति के प्रति, है ना। तो ये बात समझ लेना, है ना। अब दूसरे की बात करते हैं, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता तथा शक, आत्मनिर्भरता बनाम लज्जा। कहने का मतलब क्या चीज़ है, देखो कहने का मतलब स्वतंत्रता तो है, एक तरफ स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ लज्जाशीलता है, और आत्मनिर्भरता भी कह सकते हैं बनाम लज्जा। तो क्या चीज़ है ये, देखो प्रारंभिक बाल्यावस्था से लेकर मतलब 17 माह या 18 माह से लगाकर 3 वर्ष 3 वर्ष तक, इस अवस्था में क्या होता है कि बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि पर दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ से बच्चे क्या करते हैं, हमें खुद कपड़े पहनूँ, है ना। कोई आ जाता है, बड़ा आ जाता है तो भाई हम कपड़े पहनते हैं, तब थोड़ी सी लज्जा आ जाती है। तो ये इस अवस्था में ज़्यादा होती है, वहाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं ना, स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बहुत सख्त माता पिता बच्चों को साधारण कार्य करने पर भी डांटते हैं तथा उनकी क्षमता पर शक करते हैं, जिसके कारण बच्चे अपने अंदर से लज्जा का अनुभव करते हैं। क्योंकि हम बच्चे जब छोटा होता है तो हो सकता है कुछ कपड़े गलत पहन ले, उल्टे सीधे पहन ले, तो माता पिता डांटते हैं तो उसको थोड़ी सी शर्म भी आती है, लज्जा भी आती है। तो कहने का मतलब ये है, एक तरफ तो वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, नहीं मैं कपड़े पहन सकता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ यूँ होता है कि कपड़े उल्टे पहन लिए, गलत पहन दिए, मेरे को कोई डांटेगा, उसको थोड़ी सी शर्म आने लगती है। ठीक है, तो उसी का है ये। अब इसकी थोड़ी सी एज थोड़ी सी ध्यान कर लेना, अवस्था कौन कौन सी है। जैसे शिशुअवस्था में 18 माह, ठीक है, और दूसरे में 17 माह से लगाकर 3 वर्ष का बच्चा, है ना। पूर्व बाल्यावस्था अपन कह सकते हैं इसको, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट, ये पहल शक्ति बनाम दोषित। अब ये क्या चीज़ है, 3 से 5 वर्ष का बालक जो होता है ये इसमें पाया जाता है। क्या है चीज़, देखो बच्चे को प्राक स्कूल प्रथम वर्ष, है ना, प्री स्कूल ईयर्स होता है तथा ये अवधि बालक की पूर्व आरंभिक बाल्यावस्था की होती है। माता पिता बच्चों को जिंदगी के सभी क्षेत्रों में नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं, तो इससे पहल की संज्ञा देते हैं। और जब माता पिता पहल करने पर उनकी आलोचना दंड देते हैं तो बच्चे में दोष भावना उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब सीधा सीधा तात्पर्य है कि जो प्रारंभिक स्कूल का बच्चा होता है, मतलब प्री अवस्था का, प्री पूर्व बाल्यावस्था कह सकते हैं जिसको, है ना। तो उसमें क्या होता है कि अपन बच्चे को क्या गाइड करते हैं, आपको बेटा ये करना, वो करना, है ना। इस तरीके से हम गाइड करते हैं। तो जब वो गाइड करते हैं तब तो अच्छा है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि डांटने लग जाते हैं, है ना, तब उसको ऐसा होता है कि यार मुझे डांटते हैं, दोष भावना थोड़ी सी मन में उत्पन्न हो जाती है। तो सीधी सी बात है, 3 से 5 वर्ष के जो अंतराल में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती है, ये गुण पाया जाता है। इसके बाद चौथे पॉइंट की बात करते हैं, तो परिश्रम बनाम हीनता, उद्यमिता बनाम हीन भावना, है ना। कहने का मतलब परिश्रम बनाम हीनता, यानी कि परिश्रम भी करता है। क्या चीज़ें, देखो कौन सी अवधि में खास रूप से पाया जाता है, तो यह अवधि 6 से 12 वर्ष की अवधि होती है, 6 से 12 वर्ष की अवधि में पाया जाता है। तो इसमें क्या है, इस अवधि को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है, बिल्कुल कहेंगे भाई, है ना। क्योंकि पूर्व प्रारंभिक के बाद जस्ट उत्तर मध्य भी आती है, लेकिन मध्य को छोड़कर यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष सीधा लिया गया है। तो एक प्रश्न में ये भी ध्यान कर लेना, उत्तर बाल्यावस्था कौन सी होती है, मतलब जो प्रथम प्रारंभिक 3 से 5 वर्ष मान सकते हैं, है ना। इसके बाद मध्य जो होगी 6 से या फिर 5 से 7-8 वर्ष हो सकती है। इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था जो होगी 8 से 12 वर्ष की हो सकती है। जब बच्चों को पहल से उत्पन्न नई अनुभूतियाँ मिलती है तब वहाँ अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं, इसे परिश्रम की संज्ञा दी गई है। अब हीनता की भावना कब उत्पन्न होती है, क्योंकि जब यह कार्य नहीं हो पाता है या फिर परिश्रम करने के बाद भी उसका फल, उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, तब उसमें हीन भावना उत्पन्न होती है। तो काम सही नहीं है, ये काम बेकार है, ठीक है ना, इस तरीके से। इसके बाद बात करते हैं 5वें पॉइंट की, अहम बनाम भूमिका संप्रांति। कहने का मतलब ये है कि ये किशोर अवस्था की सबसे मुख्य काल माना जाता है। 12 से 18 वर्ष यानी किशोर अवस्था का काल है। इसमें ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जीवन की सबसे कठिन अवस्था भी मानी जाती है। क्योंकि यहाँ इस अवस्था के अंदर बच्चे में बहुत सारे सामयिक परिवर्तन होते हैं, उसको, है ना, बहुत नई चीज़ें सीखने का भी होता है, उसकी दुनिया एक अलग बन जाती है। तो इसमें ये कहा गया है कि
एरिक्सन का 5वां विकासात्मक जो चरण है, जिसका अनुभव किशोरावस्था अवस्था के वर्ष में होता है, इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वे कौन हैं, किससे संबंधित है, क्या करते हैं, क्यों है ऐसा, जीवन कहाँ जा रहा है। किशोर को बहुत सारी भूमिकाएं और वयस्क स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि व्यावसायिक, है ना, अपने जीवन से संबंधित कुछ चीज़ें, अपनी फीलिंग्स, रोमांटिक, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। उदाहरण के लिए अभिभावकों को किशोरों की उन भूमिकाओं को एक ही भूमिका के विभिन्न भागों का पता लग सकता है, जिनका वह जीवन में पालन कर सकता है यदि उसके सकारात्मक रास्ते पर चलता है। आपको पता होगा किशोरावस्था का जो बालक होता है, यहीं से उसका जीवन काल संभलना या बिगड़ना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एक यही स्टेज होती है एकदम युवा अवस्था की, क्योंकि उसको जो भी चीज़ सिखाई जाएगी सही मायनों में सिखाई जाएगी तो वो सही राह पर चलेगा। अगर गलत चीज़ें सीखने को मिल गई, वातावरण गलत मिल गया, तो वो बिल्कुल ही अपराध की प्रवृत्ति में चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं घनिष्ठता की। घनिष्ठता क्या? अब देखो, घनिष्ठता हमारा छठा पॉइंट है। घनिष्ठता बनाम अलगाववाद, अलगाव है ना, सॉरी अलगाववाद नहीं, अलगाव। अब ये होती है 18 से 35 वर्ष की अवस्था में। देखो दोस्तों, 18 के बाद की अवस्था है, ये कई सारों के ये चीज़ें फेस भी करते होंगे। अभी क्या चीज़, आज हम समझ लेते हैं इसको। यहाँ प्रारंभिक वयस्क अवस्था मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे युवा अवस्था के बाद यहाँ पे मतलब अपने मित्र के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति घनिष्ठता बहुत अच्छी हो जाती है। अगर मित्र है, अच्छा है, हमेशा सपोर्ट करता है, हमेशा साथ देता है विपरीत परिस्थितियों में, है ना, दुख की घड़ियों में, या फिर एक अच्छे त्यौहार, मतलब किसी अच्छे सुख दुख दोनों परिस्थिति में अगर साथ देता है, तो वहाँ पे घनिष्ठता का बढ़ना बिल्कुल 101% तय हो जाता है। मतलब घनिष्ठता बढ़ जाती है उस व्यक्ति के प्रति। हमारी भी दोस्ती किसी न किसी के प्रति बहुत अच्छी होती है। और दूसरी अवस्था ये होती है कि हम दोस्ती अच्छी निभाते हैं ना, सबका हेल्प करते हैं, इसके बाद भी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, अभी इसका कोई सेंस नहीं है, तब क्या होते हैं, हम सबसे अलग होने की कोशिश करते हैं, सबसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमको लगता है कि सबसे दूर रहेंगे तो हमको शांति मिलेगी, है ना। वो ये अपने दैनिक जीवन में होता भी है, आप खुद भी महसूस कर सकते हो इस चीज़ को, है ना। तो उसको अकेलापन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए इसको कहते हैं कि घनिष्ठता बनाम अलगाव, अलगाव है ना, मतलब अकेलापन। फिर 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं, सृजनात्मकता जननात्मकता बनाम स्थिरता। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये 35 से 65 वर्ष के बीच की अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था मध्य वयस्क अवस्था भी कहेंगे, मिडिल एडल्टहुड। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जननात्मकता में उत्पादकता सम्मिलित करता है। लेकिन जब व्यक्ति को जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती है, तो उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। आपको एक सिंपल भाषा में ये समझा देता हूँ, ये क्या कहना चाहता है। कहने का मतलब जैसे कि देखो, 35 वर्ष हो जाने के बाद व्यक्ति क्या करता है, अपना जो जीवन होता है वो सामाजिक कार्यों में लगाने की कोशिश करता है, सामाजिक वातावरण में लगाने की कोशिश करता है, व्यक्तियों को समझाता है कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, ये रास्ता सही है, इस ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आपने देखा होगा अधिकांश टीचर क्या करते हैं, 35 अवस्था के बाद वाले 65 वर्ष की अवस्था के बीच में जो भी होते हैं, तो गाइडेंस बहुत ज़्यादा देते हैं। क्यों देते हैं? जब उनको लगता है कि हमारा जीवन एक समाज कल्याण या फिर समाज के लिए समर्पित होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उनको ऐसा लगता है, कुछ ऐसे भी होते हैं बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता, हमारा जीवन हमने निकाल दिया, अब हम आराम से शांति से अपना जीवन निकाल लेते हैं, तब वो किसी भी सामाजिक कार्यों में भाग लेने नहीं लेते हैं। वैसे तो लेना चाहिए जहाँ तक हो। तो यही है सृजनात्मकता और जननात्मकता बनाम स्थिरता। जब भाग नहीं लेते हैं तो उसका जीवन स्थिर हो जाता है, और जब भाग लेता है बढ़ चढ़ कर सामाजिक परिस्थितियों में या फिर सामाजिक वातावरण में, सामाजिक कार्यक्रम में, समाज के कल्याण के लिए, तो वो सृजनात्मकता और जननात्मकता कहलाता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य, संपूर्णता बनाम हताशा। कहने का मतलब सबसे आखिरी पॉइंट है, और क्या है ये, क्या कहता है, 65 वर्ष के बाद की अवस्था भी, 65 वर्ष के हो जाने के बाद क्या फील होता है अपने आप में, या फिर क्या परिवर्तन होता है। तो इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद से प्रारंभ होकर मृत्यु तक की अवधि सम्मिलित है, बिल्कुल है। और इसे बुढ़ापा अवस्था भी कहा जा सकता है, वृद्धावस्था जिसको कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने पहले के समय को याद करता है, बिल्कुल करता है, ये चीज़ हकीकत है कि उसने अपनी जिम्मेदारी से कोई काम किए हैं कि जीवन में नहीं किए हैं, अच्छा किया है कि गलत किया है, उन सभी चीज़ों को याद करके वो उस चीज़ को विश्लेषण करता है कि क्या किया मैंने आज तक। अगर अच्छा काम किया तो उसके अंदर दिल दिमाग में एक पॉजिटिविटी आती है
कि हाँ मैंने अच्छा काम किया। अगर उसने अब देखो अच्छा काम किया है तो उसका जीवन, उसको लगता है मेरा जीवन सफल है, संपूर्ण है, मैंने अच्छा काम किया। अगर उसको लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए हैं, मैंने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, है ना, तो उसको एक चीज़ सताती है कि हताशा सताती है, हताशा आ जाती है उसके अंदर, यार मैंने जीवन में अच्छा नहीं किया, क्यों नहीं किया। ये सारी चीज़ें वो बुढ़ापे में याद करता है। इसीलिए इसको सबसे लास्ट अवस्था में रखा गया है, अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य या फिर संपूर्णता बनाम हताशा। ठीक है। अब आखिरी में दोस्तों एक बहुत ही मज़ेदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है ये अपने रीट के एग्ज़ाम में भी आ जाए, तो इसको ज़रूर देख के जाएं कैसा प्रश्न है, किस तरीके से है। यहाँ पे देखो, मनोसामाजिक मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। यहाँ पे देखो, ये अब बात आ रही है मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया, एरिक एरिक्सन ने। ठीक है। अब इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो जीवन अवधि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसको कितने भागों में बांटा गया, तो 8 भागों में बांटा गया। अब यहाँ पे किस चीज़ पे बल देता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पॉइंट क्या है, क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। दोस्तों है ही नहीं ये तो क्रिया प्रसूत का, है ना। उद्दीपन प्रतिक्रिया का बिल्कुल भी नहीं है। लिंग प्रसुप्ति, भाई इसमें तो है ही नहीं लिंग का, क्योंकि कामुकता के बारे में तो इन्होंने बताया ही नहीं है। तो इन्होंने सीधा जो बताया है, उधम के मुकाबले में हीनता स्तर। कहने का मतलब जीवन की अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, दोनों चीज़ों को मिला के इन्होंने एक चीज़ विकसित की थी। आपने देखा होगा जितने भी पॉइंट हमारे रहे, उन सारे पॉइंट में अहम बनाम निराशय संपूर्ण, है ना, इसी तरीके से बात कही गई है। तो उधम के मुकाबले में हीनता का स्तर बताया गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो द होगा दोस्तों, है ना। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और भी ऐसे वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट खाली शॉर्ट टाइम में दोस्तों, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। और जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक।